यस सर। तो हमारे पास अब हम इसको कंटिन्यू करते हैं बच्चे, नहीं तो हमारे पास यहाँ पर उतना टाइम लग जाएगा। सो वी हैव द क्वेश्चन दैट हमारे पास यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि अगर हमारे पास फोर्सेस की एक रेशियो है तो F1 अपॉन पाई इंटू R1 का स्क्वायर इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस, क्योंकि सेम है हमारे पास डेल्टा L1 अपॉन L1 एंड वी हैव F2 अपॉन पाई इंटू R2 का स्क्वायर इज इक्वल टू y इंटू डेल्टा L2 अपॉन L2। अब हमारे पास इन दोनों को डिवाइड करने के अलावा और तो कोई तरीका ही नहीं, डिवाइड कर देते हैं। तो F1, अच्छा डिवीजन के अंदर भी मैंने देखा है कि कई बच्चे बहुत स्ट्रगल करते हैं डिवीजन के अंदर भी, कि जैसे मैंने इनको डिवाइड कर दिया तो बच्चा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में भयंकर, और ये नहीं कि छोटा मोटा, भयंकर बच्चा हमारे पास कंफ्यूज हो रखा होता है। डेल्टा L1 अपॉन डेल्टा L2, यहाँ पर नीचे L1 है और L2 आपके पास ऊपर की तरफ को चला जाएगा। ये हमारे पास है, निकालनी हमने यहाँ पर इसकी रेशियो। पाई से आपके पास पाई कैंसिल, तो F1 अपॉन F2 मल्टीप्लाइड बाई R2 अपॉन R1 का होल स्क्वायर। टीचर का ऐसा क्वेश्चन बहुत फेवरेट होता है, क्योंकि यहाँ पर आपको टाइम लग जाता है। टाइम किस सेंस में लग रहा है कि कैलकुलेशन में, कि किसकी आपके पास क्या रेशियो, जैसे फोर्सेस की रेशियो कितनी गिवन है हमारे पास 1:4, लगा दीजिए 1:4। नेक्स्ट वन, अब आपके पास डायमीटर R1 बाई R2 की रेशियो कितने के बराबर है आपके पास 2:1, 2:1, लेकिन करना इसका उल्टा है, यानी कि 1:2। तो 1:2 का आपके पास होल स्क्वायर, लेंथ की रेशियो 8:1, तो आपके पास 8:1 डेल्टा L1 पार्ट डिवाइडेड बाई डेल्टा L2। तो डेल्टा L1 अपॉन डेल्टा L2 किसके बराबर है 1/4, 1/4 इंटू हमारे पास 8, 16। तो हमारे पास यहाँ पर कितना आ जाएगा, दिस विल बी हाफ। ये हमारे पास इसकी एक्सटेंशन की क्या आ जाएगी, आपके पास रेशियो आ जाएगी। तो कोई बहुत मुश्किल चीज थोड़ी ना, हमारे पास बहुत आसान चीजें होती हैं, जिन चीजों को लेके, जिन चीजों को अंडरस्टैंड करके हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, किसी को बता सकते हैं कि क्वेश्चन ऐसे सॉल्व हो। ये हमारे पास यहाँ पर आज का पहला क्वेश्चन है। तो हमें वी शुड बी थैंकफुल टू दी गॉड कि हमारे पास जो मुश्किल आई थी अभी बीच में थोड़ी सी वो टल गई हमारे पास। चलिए नेक्स्ट वन बच्चा, हमारे पास यहाँ पर अब हमारे पास क्या चीज आ जाती है जिसको हम यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं, कि सपोज हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन आपके पास आ जाता है इफ दी, अगर हमारे पास इफ दी, अगर हमारे पास है इफ दी लिफ्ट इज टाइट, अगर हमारे पास लिफ्ट जो होती है वो टाइट कर दी गई, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टाइट विद दी, आपके पास विद दी रॉड, आपके पास रॉड या फिर बच्चा हमारे पास वायर, आपके पास वायर है आपके पास, एंड इट्स मास इज, एंड इट्स मास लिफ्ट का मास, इट्स मास इज, लिफ्ट का मास है 1000 आपके पास केजी, 1000 केजी का हमारे पास यहाँ पर मास है। इफ द रेडियस, अगर हमारे पास यहाँ पर रेडियस है, द रेडियस ऑफ द वायर, इफ द रेडियस ऑफ द वायर इज 2 मिलीमीटर, अगर रेडियस ऑफ वायर मेरे पास यहाँ पर 2 मिलीमीटर है, कैलकुलेट, क्या कैलकुलेट करना है आपने, कैलकुलेट द स्ट्रेस डेवलप्ड इन द लिफ्ट वायर, द स्ट्रेस डेवलप्ड, जो आपने स्ट्रेस डेवलप किया बच्चे इन दी वायर, आपके पास इस वायर के अंदर कितना स्ट्रेस डेवलप होगा। आंसर, अब बताओ इस क्वेश्चन को आप कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे। तो हमारे पास स्ट्रेस किसके बराबर होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स अब आपके पास क्या है mg, और एरिया हमारे पास ए m। तो हमारे पास यहाँ पर 1000 आ गया, g की जगह 10 आ गया, और एरिया की जगह अब मेरे पास क्या आ जाएगा, पाई इंटू मेरे पास आ जाएगा r का स्क्वायर, ऊपर मेरे पास आ गया यहाँ पर 10 की पावर 4, नीचे मेरे पास आ गया 3.14, नहीं तो 22/7 इंटू आर का स्क्वायर, तो 2 इंटू 10 की पावर -3 का होल स्क्वायर। और हमारे पास यहाँ पर क्या चीज आ जाएगी, वी कैन राइट डाउन, ऊपर 10 की पावर 4
और 3.14 इंटू 4 इंटू 10 की पावर हमारे पास कितना आ जाएगा -6। तो हमारे पास ऊपर आ जाएगा 10 और 10 की पावर ऑलरेडी 4 है, 6 ऊपर है, तो आपके पास यहाँ पर 10 की पावर 10 एंड डिवाइडेड बाय हमारे पास ये आ जाएगा 16 1 तो 5.12 ये हमारे पास है, या फिर मेरे पास यहाँ पर 1 डिवाइडेड बाय 12.56 इंटू 10 रेज टू पावर 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इतने का हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपके पास स्ट्रेस डेवलप हो जाएगा। तो ये हमारे पास स्ट्रेस को कैलकुलेट करने का आपके पास तरीका है। ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर अब हम यहाँ पर फिर एक क्वेश्चन करके देखते हैं। हमारे पास क्वेश्चन क्या है, फोकस करना। क्वेश्चन है हमारे पास फाइंड दी, आपके पास चेंज इन द वॉल्यूम, फाइंड द चेंज इन द वॉल्यूम। आपको चेंज निकालना है वॉल्यूम के अंदर आपके पास ऑफ अ सॉलिड स्फीयर, फाइंड द चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, जिसका रेडियस आपके पास किसके बराबर है 10 सेंटीमीटर, एंड सब्जेक्टेड टू द प्रेशर ऑफ, आपके पास कितने का प्रेशर लग रहा है बच्चे, हमारे पास 5 इंटू 10⁸ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये बच्चा हमारे पास इतने का प्रेशर लग रहा है, बल्क मॉडुलस। और हमारे पास बल्क मॉडुलस दे रखा है 3 इंटू 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास, नहीं तो हम ऐसा कर देते, इसके बल्क मॉडुलस की वैल्यू 3.14 ले लेते, हम इसके जो बल्क मॉडुलस है इसकी वैल्यू 3.14 के आसपास ले लेते हैं। तो 3.14 इंटू 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आंसर निकाल कर देखते हैं। सबसे पहले क्योंकि ये मेरे पास एक सॉलिड स्फीयर है और आपके पास इसको वॉल्यूम चेंज करके दिखाया जा रहा है, बाहर से प्रेशर लगाकर हमारे पास इसका वॉल्यूम कम किया जा रहा है। अगर इसका वॉल्यूम मेरे पास कम किया जा रहा है तो इसका मतलब हमारे पास यहाँ पर इलास्टिसिटी की फिनोमिना डेवलप हो जाएगी। और इसके लिए मैं लिखूंगा प्रेशर इज इक्वल टू बल्क मॉडुलस। मैं नेगेटिव साइन इग्नोर कर रहा हूँ, डेल्टा वी बाई वी, मैं नेगेटिव साइन इग्नोर कर रहा हूँ बच्चे, मुझे डेल्टा वी निकालना। प्रेशर मेरे पास यहाँ पर प्रेशर अब आपके पास कितने के बराबर है, प्रेशर इज 5 इंटू 10⁸, बल्क मॉडुलस 3.14 इंटू 10⁻11, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। अब कोई बच्चा बता सकता है कि स्फीयर का वॉल्यूम कितने के बराबर होता है, 4/3 पाई इंटू आर क्यूब। अब एक बात समझो, हमारे पास यहाँ पर ऊपर भी 3.14 है, ये हमारे पास बल्क मॉडुलस का, और नीचे हमारे पास ये पाई है, ये पहले तो एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, कैंसिल, ये हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएगी। अब हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया, 5 इंटू 10⁸ इज इक्वल टू 10⁻11, और ऊपर हमारे पास कितना आ जाएगा 3 और नीचे कितना आ जाएगा 4, और मेरे पास यहाँ पर क्या आ गया डेल्टा वी। हमारे पास अगर मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करूं तो डेल्टा वी बताओ कितने के बराबर आ जाएगा, तो मेरे पास आएगा 20/3 इंटू 10⁸ अपॉन 10⁻11। भाई इसकी बड़ी लड़ाई है, किस बात की भाई, क्या आप जो है ये पावर्स को सही से इस्तेमाल कर पा रहे, इसकी बहुत ज्यादा लड़ाई है भाई, इस बात का ध्यान रखना। और फिर हमारे पास यहाँ पर कितना आ गया 20/3। I must say I have done a slightly mistake, the radius was 10 सेंटीमीटर और मैंने शायद रेडियस का क्यूब नहीं लिया, ठीक है। यहाँ पर मेरी मिस्टेक हुई है, 10 सेंटीमीटर मैंने आर क्यूब नहीं लिया, उसकी वैल्यू नहीं डाली, मैं सीधा 4 ले गया था। तो चलो मैं अपनी मिस्टेक रेक्टिफाई कर देता हूँ, 10 इंटू 10 की पावर -2 का होल स्क्वायर, यानी कि हमारे पास यहाँ पर 10 इंटू 10 की पावर -2 का होल स्क्वायर भी आना था, होल क्यूब। अब देखो फिर गलती कर रहा हूँ, होल क्यूब क्योंकि वॉल्यूम है, देखो हम गलतियां कर जाते हैं और फिर आंसर सही नहीं आता है, और बड़ा
हमको अलर्ट रहना पड़ता है। तो 10⁸, 10⁻11, और यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा 10⁻⁻1 का क्यूब, तो ऊपर कितना आ जाएगा 10⁻⁻3। अब मेरे पास 20/3 कितना होता है 6.6, और आपके पास 10⁻8-3, आपके पास यहाँ पर 5 और ऊपर 11 चला गया। 5 - 11 कितना होता है हमारे पास -6, तो 6.6 इंटू 10⁻⁻6 और इतने मीटर क्यूब का आपका वॉल्यूम चेंज हो गया। आप इसको मिलीमीटर में भी लिख सकते हो, सेंटीमीटर में भी लिख सकते हो, वो हमारे। सर बोलो बोलो बोलो। हमने नेगेटिव साइन क्यों इग्नोर किया? क्यों इग्नोर किया? जनरली क्या होता है कि जो बच्चे हमारे पास होते हैं वो बच्चे नेगेटिव साइन को देखते एक तो घबरा जाते हैं, नंबर 1। नंबर 2, वो उसके साथ एडजस्टमेंट नहीं कर पाते। अब आप लगाना चाहते हो, मैं आपको मना नहीं करूंगा, आप लगाने को लगा दीजिए, लेकिन नेगेटिव साइन के साथ बहुत सारी चीजें ऐसी जुड़ी हैं जिसमें प्रिकॉशन बहुत ज्यादा रखनी होती है, जिसमें बहुत ज्यादा प्रिकॉशन, जैसे कि अगर आपके घर में बहुत सेंसिटिव कोई बच्चे इंस्ट्रूमेंट है, कोई बहुत सेंसिटिव बच्चे सामान है, तो क्या आप किसी छोटे बच्चे को दे दोगे वो सामान, क्योंकि बहुत ज्यादा सेंसिटिव है? तो आप हाँ बोलोगे। सर। आपके घर में कैमरा है, मान लो बहुत अच्छा बढ़िया कैमरा है, टेलीस्कोप है, माइक्रोस्कोप है, मैं बोलता हूँ तेरे घर में जो छोटा बच्चा है उसको दे, बोलते नहीं सर प्रिकॉशन रखते हैं, इसको नहीं दे, आप दिखा दोगे उसको और बोलोगे देख भाई ये बड़ा सेंसिटिव है। पॉइंट बच्चा हमारे पास ऐसा है कि आप नेगेटिव साइन को अगर इग्नोर कर रहे हो तो इसलिए क्योंकि आप अभी छोटे बच्चे, ठीक है? तो जब आप छोटे बच्चे होते हो तो नेगेटिव साइन के साथ प्रिकॉशन बहुत ज्यादा आती है। कहीं ऐसा ना हो कि बच्चा नेगेटिव साइन को सोचना रही यार ये नेगेटिव क्यों आया, ये नेगेटिव क्यों आया, इस नेगेटिव का रोल क्या है। तो इस वजह से जनरली हम क्या कर देते हैं इग्नोर। मैंने ये नहीं बोला कि हमने उसको हटा देना, इग्नोर कर देना। और इग्नोर करने की वजह बच्चा हमारे पास सिंपल बच्चों के एक साइकोलॉजी से कि नेगेटिव साइन से बच्चा थोड़ा घबराता है और कुछ नहीं। आगे अगर आप में से कोई बच्चा बोलता है कि सर हम इसके साथ नेगेटिव साइन लगा के काम कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हो भाई। या अगर आप बहुत ध्यान से, अगर आपका फोकस बिल्कुल सही है तो ये माइनस है, बल्कि माइनस साइन लगाकर आपको एक चीज पता लगेगी पार्थ, बता क्या पता लगेगी पार्थ? ये नेगेटिव साइन आपको ये बताएगा, ये आपको बताएगा कि वॉल्यूम डिक्रीज हुआ। एग्जैक्टली सिर्फ इतना बताएगा। लेकिन वहां पर प्रिकॉशन, क्योंकि आप छोटे बच्चे, और छोटे बच्चों के साथ हमें पता है कि हमारी बच्चा बहुत प्रॉब्लम में फंस जाता है और इसको बचाने का एक तरीका है। ठीक है पार्थ? सर नेगेटिव साइन से क्या आंसर आएगा? -6.6। हाँ -6, क्योंकि वो वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। तो वो जो पॉइंट है हमारे पास कि बच्चा जो है वो नेगेटिव साइन को देख के उसको धक्का ना लग जाए, यार माइनस में आंसर आ रहा है, माइनस में क्यों आ रहा है। तो उसको पता होना चाहिए कि नेगेटिव का मतलब आपके पास क्या हो रहा है कि वॉल्यूम आपके पास डिक्रीज हो रहा है। तो अगर नेगेटिव साइन है तो लास्ट के अंदर यही नेगेटिव साइन यहाँ पर ले जाए तो माइनस आ जाएगा। तो ये बात देखिए, ठीक है बेटा? यस सर। चलो ठीक है, थैंक यू। सो हमारे पास यहाँ पर ये पॉइंट आ जाती है। नेक्स्ट है बच्चा हमारे पास यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन आ जाता है। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे, विच इज वेरी सिंपल क्वेश्चन अगेन। और हमारे पास क्वेश्चन है, वी हैव अ क्वेश्चन, और क्वेश्चन हमारे पास क्या है, अ मेटेलिक क्यूब। मेरे पास यहाँ पर एक मेटेलिक क्यूब है। वी हैव अ मेटेलिक क्यूब with each sides of 10 centimeter, with each sides of 10 centimeter, जिसकी हर एक साइड 10 सेंटीमीटर है। एंड वी अप्लाई, अब देखना बच्चे, वी अप्लाई, और हम यहां पर अप्लाई करते हैं फोर्स ऑफ 10 kgf। अब ये वो मूवी नहीं है kgf वाली, ठीक है? ये वाली मूवी नहीं है। 10 kgf, द टॉप ऑफ द फेस, द टॉप ऑफ द फेस, जो टॉप ऑफ द फेस है हमारे पास इज डिस्प्लेस्ड बाय, द टॉप ऑफ द फेस इज डिस्प्लेस्ड बाय हमारे पास 0.25 सेंटीमीटर। होप सो आप ये समझ पा रहे होंगे बच्चे। कैलकुलेट, आपको यहाँ पर बच्चे यहाँ पर कैलकुलेट करना है। वी हैव टू कैलकुलेट दी shear stress, कैलकुलेट दी shear stress, आपको shear stress निकालना है, एंड दी shear strain, और बच्चा हमको shear strain निकालना है। तो बताओ कैसे निकालोगे? सबसे पहले इस क्वेश्चन का डायग्राम बनाना कंपल्सरी।
डायग्राम टीचर आपसे पूछ भी सकता है और आपका बनाना कंपलसरी भी है कि ये मेरे पास यहाँ पर एक क्यूब आ गया। अब मैं होप करता हूं कि आप में से कोई ना कोई एक ऐसा बच्चा होगा जो मेरे साथ साथ इसको सॉल्व करने में हेल्प करेगा। देखिए कैसे, ये हमारे पास है यहाँ पर 10 सेंटीमीटर, ये आपके पास 10 सेंटीमीटर, ये भी हमारे पास यहाँ पर किसके बराबर है, शाबाश बता दो, 10 सेंटीमीटर, ये हमारे पास है। अब नेक्स्ट वन, अगर मैं इसके ऊपर फोर्स लगाता हूं 10 kgf की, तो पहला बच्चा जो है वो यहां पर फंस जाता है कि 10 kgf का क्या मतलब। तो याद रखना 1 kgf का मतलब आपके पास क्या होता है, 9.8 न्यूटन। आप इसको अप्रोक्सीमेटली 10 न्यूटन भी मान सकते हो, कोई इश्यू वाली बात नहीं, अप्रोक्सीमेशन, ठीक है पार्थ। कई बार हम अप्रोक्सीमेशन क्यों मानते हैं, अलाउड होती है, अलाउड इसलिए होती है यार कि कैलकुलेशन करनी, अगेन छोटे बच्चे मान के कि आप छोटे बच्चे हो, कहीं पर आपको कैलकुलेशन करते हुए आप रिपेल ना हो जाए। और ये हमारे पास क्या बन जाती है, दिस इज, ये भी लिखवा देता हूं, ये बच्चे ग्रेविटेशनल यूनिट्स ऑफ द आपके पास फोर्स है, दिस इज द ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स है बच्चे, ये भी देख लेना, 1 kgf 1 किलोग्राम फोर्स, ये ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स है और इसका मतलब 9.8 या फिर 10 न्यूटन। और इसकी वजह से ऊपर वाला फेस कहाँ की तरफ को चला गया, बताओ शाबाश, ऊपर वाला फेस कहाँ की तरफ को चला गया, ये आगे चला गया। और ये आगे कितना चला गया, शाबाश बताओ, कितना आगे चला गया हमारे पास, बोलो जी बोलो, कितना चला गया भाई आगे, ये हमारे पास आगे चला गया 0.25 सेंटीमीटर। ये हमारे पास एंगल आ गया थीटा, ये भी थीटा, ये भी थीटा, ये भी थीटा। अब रह क्या गया भैया, पहले तो शीयरिंग स्ट्रेस बताओ, शियर स्ट्रेस क्या होता है भाई, ये तो कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं होती। अच्छा चलो, मैं कल रात को एक फंक्शन में गया हुआ था, और कल रात को एक फंक्शन में गया हुआ था, बताओ अगर कोई भी फीमेल जो हील पहनती है, जो हील जो पाँव सैंडल पहनती है, उस पे कौन सा स्ट्रेस लगता है, लॉन्गिट्यूडिनल, टेंसाइल, कंप्रेसिव, बल्क मॉडुलस वाला बच्चा हमारे पास कॉन्सेप्ट लगता है, या फिर शेयरिंग वाला, जरा सोच समझ के बताना। यहाँ पर जो लॉन्गिट्यूडिनल में तो लेंथ चेंज होती है, सैंडल पहनी हुई है किसी बंदे ने, वो चल रहा है, सोच के बताना। हाँ, शेयर स्ट्रेस, एग्जैक्टली शेयर स्ट्रेस लगता है, क्योंकि जब आप चलते हो तो आपका पाँव ऐसे और नीचे की फ्रिक्शन ऐसे लगती है, तो इस पे शेयर स्ट्रेस लगता है। और इसी वजह से जो सैंडल होती है उसकी हील जो होती है बच्चे, वो हमारे पास टूट भी जाती है, उसके अंदर शेयर स्ट्रेस, मतलब कि ऑब्जर्वेशन है। तो बच्चे वो लेकिन मैं तो कहीं पर भी जाता हूँ, मैं तो फिजिक्स लगानी स्टार्ट कर देता हूँ, मैं बोलता हूँ अच्छा मैं इस फंक्शन में आ रखा हूँ, जरा देखेंगे जो टॉपिक चल रहा है क्लास में बच्चों को, उसको एग्जाम्पल कैसे दी जा सके। तो फिर मैंने अच्छा यहाँ पर ये लग रहा है, अच्छा यहाँ पर हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स लग रहा है, अच्छा यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लग रहा है, मतलब हर जगह के अंदर बच्चा हमारे पास कहीं ना कहीं फिजिक्स है और वो काम करती है, बिल्कुल काम करती है, शीयरिंग स्ट्रेस। तो हमारे पास यहाँ पर शियर स्ट्रेस कैसे आ जाएगा भैया, हम एक फोर्स लगा रहे हैं जो कि पैरेलल, देखिए पैरेलल फोर्स है, तो ये फोर्स पैरेलल आ गई, और एरिया के अंदर बच्चा हमारे पास जो ऊपर वाला एरिया 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो ये हमारे पास एरिया, तो फोर्स आ गई 10 kgf, और एरिया मेरे पास यहाँ पर आ गया 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब देखो कौन बच्चा बताएगा, 10 इंटू 10 100 न्यूटन, और आपके पास 10 आपके पास सेंटीमीटर का मतलब 0.1, तो हमारे पास 0.1 का होल स्क्वायर, जल्दी बता दो क्या आ जाएगा, 100, और नीचे 1 डिवाइडेड बाई हमारे पास 100, तो हमारे पास ऊपर की तरफ कितना आएगा, 10 की पावर 4 न्यूटन पर मीटर का स्क्वायर, 10 की पावर 4 न्यूटन पर मीटर का स्क्वायर। लेकिन एक बात की बच्चे याद रखना, अगर टीचर ने तुम्हें बोल दिया कि 1 kgf के अंदर 9.8 लेना है जी को, स्मॉल जी को, फिर बच्चे आपके को 9.8 ही लेके चलना पड़ेगा, ये भी एक थोड़ा सा ध्यान रखना, फिर अपनी मर्जी नहीं करनी। नेक्स्ट है शेयरिंग स्ट्रेन। अच्छा कौन बच्चा बताएगा शेयरिंग स्ट्रेन कैसे निकलेगा इसका, शाबाश बताओ, कौन बच्चा बताएगा कि शेयरिंग स्ट्रेन कैसे निकलेगा, शाबाश बताओ, मैं बता देता हूँ। इसका शेयरिंग स्ट्रेन आपके पास कुछ इस तरीके से निकलेगा, ये हमारे पास आ जाती है डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब बताओ डिस्प्लेसमेंट कितने के बराबर है, 0,
0.25 25 और लेंथ कितनी है इसके बीच की आपके पास 10 10। सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर। अब बस कुछ भी नहीं रहा, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, 0.25 इंटू 10⁻⁻⁻, ये हमारे पास यहाँ पर आ जाती है। तो 0.25 इंटू 10⁻⁻1 या फिर मेरे पास 0.025। अब देखना बच्चे, एक बात बताता हूँ, यहाँ पर कई किताबें देखो, कई बुक्स हैं जो कि इस शेयरिंग स्ट्रेन को बच्चे आपके पास यूनिट दे देती है रेडियन की, लेकिन बेटा याद रखना कई बुक्स हैं। तो इस वजह से देखो, मैं आपको सारी इंफॉर्मेशन कि मैंने ये बुक पढ़ी, उसमें ये लिखा हुआ था, उसमें ये लिखा हुआ था, तो देयर आर सम बुक्स which writes the unit of the shearing strain as a radian and why, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास ये एक एंगल से भी डिफाइंड होती है। तो ये पॉइंट हमेशा याद रखना, अगर वहां पे रेडियन यूनिट होगी तो टीचर कैन यूज द यूनिट्स ऑफ द रेडियन, ये यूनिट बच्चे यूज कर सकते हैं। ठीक, एक पीछे ना रह जाओ, तो वो एंगल की वजह से यूनिट देते हैं। ठीक, अब बताओ क्या आपको ये शेयरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन वगैरह इसके अंदर कोई किसी किस्म की दिक्कत आ रही है कैलकुलेशन करने में? मैंने तीनों के एक एक एग्जांपल दे दिए, कोई आपको दिक्कत आ रही है तो आप मुझसे भी डिस्कस कर सकते हो। शाबाश, एक्सक्यूज मी सर। बोलो बेटा। सर जो आपने रेडियन यूनिट लिया है वो तो हम सेंटर से नहीं लेते सर, जो अगर अगर जो एंगल है वो सेंटर से ड्रॉन होता है। बेटा यहाँ पर सबसे पहली चीज है, ये सेंटर ही तो है, इसके हिसाब ठीक। से बॉडी आगे ही तो जा रही है लड़के, हाँ या यस ना? सर, ठीक। ठीक यस है। सर। अच्छा, सो हमारे पास यहाँ पर अभी भी अगर किसी बच्चे का कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है। शाबाश, बोलो बेटा। अगर किसी बच्चे का कोई डाउट है तो वो बच्चा मेरे पास यहाँ पर पूछ सकता है। नेक्स्ट बताओ बच्चे, है कोई डाउट बेटा? नो सर। अच्छा चलिए, नो सर। तो नेक्स्ट इज क्वेश्चन। फिर बच्चे हम एक क्वेश्चन लेते हैं। हमारे पास क्वेश्चन क्या है? कैलकुलेट द पॉइजन्स रेशियो, कैलकुलेट द पॉइजन्स रेशियो। आपको कैलकुलेट करने यहाँ पर पॉइजन्स रेशियो फॉर द सिल्वर। कैलकुलेट द पॉइजन्स रेशियो फॉर द सिल्वर, पॉइजन्स रेशियो फॉर सिल्वर for the material silver given Young's modulus of the silver is given, और Young's modulus of silver is आपके पास है 7 into 10⁻10 Newton meter square, and also the bulk modulus is given. The bulk modulus of the silver is, जो bulk modulus है आपके पास सिल्वर का, it is 11 into 10⁻10 आपके पास न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, एंड वी हैव टू कैलकुलेट द पॉइजन्स रेशियो। सॉल्यूशन कैसे करोगे? बाय द रिलेशनशिप। अब ये रिलेशन हमको याद होना चाहिए। बाय द रिलेशनशिप द यंग्स मॉडुलस इज इक्वल टू, बच्चा हमारे पास वी हैव 3b into 1 minus of 2 into sigma. 3b is multiplied by 1 minus of 2 sigma. तो 7 into 10 raised to power, आप इसको सर, हम बोलो। आपने बहुत सारे रिलेशंस लिखवाए थे इसके, तो बिल्कुल। कौन से टाइम में यूज कर सकते हैं? बेटा अगर आप उन रिलेशन को देखो, आप एक ऐसा क्वेश्चन पूछ रहे हो जिसका आंसर भी आप क्वेश्चन में ही बता रहे हो, यानी कि हमारे पास वहां पर जो भी रिलेशन है, जैसे आप उनको देखोगे तो आपको पता लग जाएगा कि कैसे कौन कौन सी चीजें गिवन है और आपको वैल्यू निकाल देनी है। जैसे कि यहाँ पर यंग्स मॉडुलस और बल्क मॉडुलस गिवन है और आपको सिग्मा निकालना है, तो वो तीन ही रिलेशनशिप्स हैं। आज घर जाकर उसकी प्रिंट आउट लेके उसको दीवार पे चिपकाओ और रटा लगाओ और अपने आप क्वेश्चन का आंसर खुद ही बता रहे हो। जैसे कि कोई बच्चा बोलता है कि सर चाकू से हम क्या क्या कर सकते हैं, तो मैंने बोला यार जो भी चीजें, आप पेपर भी काट सकते हो, आप कपड़ा भी फाड़ सकते हो, आप सब्जी भी काट सकते हो, ये तो वो बच्चा हमारे पास है। ये हमारे पास है कि टीचर ने यंग्स मॉडुलस और बल्क मॉडुलस गिवन है, सिग्मा वो पूछ रहा है, तो ये रिलेशनशिप आएगा बच्चे। इस तरीके से मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी या बल्क मॉडुलस और सिग्मा के बीच में रिलेशन है, तो अलग अलग टाइम में अलग अलग इंफॉर्मेशन होगी, हाँ या ना? यस सर। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर 10 रेज़ टू पावर आपके पास 10 इज इक्वल टू 3 into 11 into 10 रेज़ टू पावर आपके पास 10 1 माइनस, क्योंकि ये सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है बच्चे, इसके अंदर ये नहीं कि बहुत ज्यादा टेक्निक, क्योंकि इसमें सारा एफर्ट किस चीज का है? पार्ट, इसको याद करने का, इसको याद करने का एफर्ट है ना, तो इसके अंदर से तो एफर्ट ही ये इस बात का कि तुम्हें याद है कि नहीं, और अगर आपको याद है तो तुम्हारा काम बन जाएगा, अगर आपको याद नहीं है तो फिर काम नहीं बन पाएगा हमारे पास।
तो हमारे पास यहाँ पर क्या आएगा 7 into 10⁻10। तो ये हमारे पास यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा। तो पहले तो इसको कर लेते हैं, मैं पार्थ के साथ बातों में बिजी हो गया था इसलिए 10 की पावर 10 पहले नहीं कैंसिल कर पाया। तो 2 सिग्मा और वी कैन राइट डाउन 7/33 इज इक्वल टू 1 माइनस ऑफ 2 सिग्मा। सो 2 सिग्मा इज इक्वल टू 1 माइनस 7/33। तो 2 सिग्मा इज इक्वल टू एलसीएम कितना आ जाएगा बताओ, शाबाश 33। 33 माइनस 7 कितना होता है, शाबाश बताओ। 33 माइनस 7 कितना होता है भाई, 26। 26। तो बच्चा हमारे पास 26/66 और आपके पास ये कितना आ जाएगा 13 डिवाइडेड बाय हमारे पास कितना आ जाएगा 33। तो हमारी पॉइजन रेशियो आपके पास आ जाएगी 13/33। तो क्योंकि बच्चा हमारे पास 33 into 2 कितना होता है बच्चे 66 हमारे पास हो जाता है हमारे लिए। तो ये 2 पे तो जाएगा ही नहीं बच्चा हमारे पास, या फिर अगर आप पॉइंट लगाएंगे तो 130, फिर 33 into 3 99 हो जाता है, 33 into 4। तो आप इसको कैलकुलेट करके देख सकते हो कि सिग्मा की वैल्यू किस तरीके से आएगी। डिवाइड करना आता है कि नहीं आता है, आया ना? यस सर, आता है। सर बिल्कुल आता है सर, बिल्कुल अच्छे से आता है, क्या बात कर रहे हो। ठीक है, तो सिग्मा की वैल्यू 0.39। 0. आपके पास 3 नहीं 0.3 पे आपके पास 120। हाँ ठीक है, 0.4 के आसपास इसका आंसर 0.39 एग्जैक्टली। गुड। पार्थ ने बोला सर मैं सर आपने ऐसी बात क्यों कह दी, दिल पे चुभ गई सर, मैं भी आंसर निकाल के बताऊंगा। है पार्थ? यस सर। चलो कोई बात नहीं। सो ये हमारे पास फिर आपके पास यहाँ पर क्वेश्चन आ जाता है नेक्स्ट वन। अब हमारे पास नेक्स्ट आपके पास यहाँ पर क्वेश्चन आ जाती है बच्चे हमारे पास, क्या हमारे लिए यहाँ पर क्वेश्चन आपके पास आ जाता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय, ये टीचर आपको कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अंडरस्टैंड बाय आपके पास यहाँ पर द क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, यह बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एंड द एमॉर्फस सॉलिड्स। एंड बच्चा हमारे पास यहाँ पर एमॉर्फस सॉलिड, तो हमारे पास एमॉर्फस सॉलिड है बच्चा हमारे पास एक, और एक मेरे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड्स है। तो मैं आपसे पूछूंगा कि इसको क्या बोलते हैं, शाबाश बताओ। केमिस्ट्री के अंदर सॉलिड स्टेट वगैरह किया कि नहीं किया अभी? नहीं सर, अभी नहीं किया। अभी नहीं किया, चलो मैं बताता हूँ। हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड्स बच्चा हमारे पास क्या हो जाता है, एक ऐसा सॉलिड बच्चे हमारे पास जिसको हम बोल सकते हैं कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ बच्चा। एग्जांपल जैसे फॉर आपके पास जैसे आप मक्खन को काटते हो, तो वो बच्चा हमारे पास क्या होता है, जब आप उसके थ्रू उसको काटते हो तो जो उसके आपके पास कटिंग होती है वो काफी आपके पास क्या होती है बच्चे, स्मूथ होती है। लेकिन एमॉर्फस जहां पर आप चीजों को ब्रेक करते हो, मैं बहुत सिंपल सी आपकी बात करता हूँ, तो वो हमारे पास वहां पर उसकी ब्रेकेज उतनी बढ़िया नहीं होती। तो एमॉर्फस और क्रिस्टलाइन के अंदर हमारे पास ये एक बेसिक डिफरेंस हो जाता है। और हमारे पास यहाँ पर क्या चीज आ जाती है, क्रिस्टलाइन सिंपल। यहाँ पर हमारे पास रेगुलर आपके पास क्या हो जाती है, एक रेगुलर आपके पास यहाँ पर अरेंजमेंट ऑफ द एटम्स होती है। ये रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ एटम से मिलके बनता है हमारे पास। और आपके पास एमॉर्फस सॉलिड एक इरेगुलर अरेंजमेंट ऑफ एटम से मिलके बनता है। इरेगुलर अरेंजमेंट ऑफ द एटम से मिलके बनता है बच्चा हमारे पास, ये इन दोनों का फर्क है। इसके अंदर बच्चा हमारे पास लॉन्ग रेंज आपके पास इंटर एटॉमिक फोर्सेस होती हैं, और हमारे पास दूसरे केस में एमॉर्फस सॉलिड्स के अंदर यहाँ पर बच्चा हमारे पास शॉर्ट रेंज की इंटर एटॉमिक फोर्सेस होती हैं। शॉर्ट रेंज की इंटर एटॉमिक फोर्सेस होती है। और हमारे पास इस वजह से, अब देखो ये आपको केमिस्ट्री में समझाया जाएगा, उसमें बोला जाता है कि किसी भी सॉलिड को तैयार करने के लिए एक यूनिट सेल की जरूरत पड़ती है। ये यूनिट सेल कैसे बनता है, हमारे पास डिफरेंट आपके पास डिफरेंट जो लोकेशंस पे एटम बैठे हुए हैं, ये उनके बीच की फोर्सेस से हमारे पास एक यूनिट सेल तैयार होता है। अगर मेरे पास ऐसे यूनिट सेल दूसरे भी हों, तीसरे भी हो, चौथे भी हो, पांचवे भी हो, छठे भी हो, आठवें भी हो, यानी कि सभी सॉलिड के अंदर
ऐसा ही स्ट्रक्चर आपके पास प्रेजेंट है, तो हम उसको क्या बोल देते हैं, क्रिस्टलाइन। और इसको हम क्या बोल देते हैं, उस सॉलिड का यूनिट सेल बोल देते हैं, हम उसको उसका यूनिट सेल बोल देते हैं। लेकिन अगर हमारे पास इररेगुलर अरेंजमेंट है, कभी एटम बहुत क्लोज है और कभी बच्चे हमारे पास एटम बहुत ज्यादा दूर है, तो उस केस में हमारे पास जो सॉलिड तैयार होता है उसको हम क्या बोल देते हैं, एमॉर्फस सॉलिड। नेक्स्ट सर और हेलो, एग्जांपल है, क्या बेटा? एग्जांपल है और कोई? बेटा एग्जाम्पल तो बच्चा आपके पास इसके अंदर से, जैसे आपके पास कोई भी ऐसी चीज बच्चे जिसके अंदर हमारे पास, जिसको हम बोल सकते हैं जिसके अंदर जब आप उसको कट करते हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल शीशा टूटता है बच्चा हमारे पास, हाँ या ना? तो शीशा बच्चा हमारे पास कभी भी अगर आप देखें तो बच्चे रेगुलरिटी से उसके अंदर जो आपके पास कटिंग होती है, क्या वो स्मूथ होती है कि बच्चे वो हमारे पास इररेगुलर टाइप की होती है? बताओ, जब भी कहीं पे शीशा टूटता है तो बड़ा इररेगुलर तरीके से टूटता है बच्चे, तो हमारे पास वो एमॉर्फस है। जो मूवीज के अंदर बच्चे हमारे पास हम यूज, जैसे आपके घर पे ईंट है, तो ईंट जब टूटती है तो वो स्मूथली टूटती है बच्चे, कि उसमें इररेगुलरिटी होती है, तो वो एमॉर्फस है बच्चे। फिल्मों के अंदर, मूवीज के अंदर बच्चे हमारे पास जो शीशा इस्तेमाल किया जाता है स्टंट सीन के अंदर, वो हमारे पास अगर देखा जाए तो उसको हम शुगर, जिसको बोलते हैं ग्लास बोलते हैं, शुगर ग्लास होता है। अब अगर वो टूटता है तो एमॉर्फस है। तो हमारे पास ये एमॉर्फस, जब अगर आप किसी स्नो को उठाते हो, आप उसको तोड़ते हो बच्चे, तो एमॉर्फस है। जब आप किसी मटेरियल को कट करो और उसमें स्मूथ कटिंग होती है, तो फिर बच्चा हमारे पास वो क्या हो जाता है, क्रिस्टलाइन हो जाता है। तो ये सिर्फ एक तरीका है, बाकी आपको आपके केमिस्ट्री वाले टीचर जो होते हैं वो बहुत अच्छे से समझाते हैं, क्योंकि हमारा मेन पार्ट नहीं है। हमारा एक क्वेश्चन बनता है टीचर जो आपको पूछ सकता है कि भाई आप मटेरियल पढ़ रहे हो, सॉलिड्स पढ़ रहे हो, तो क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस क्या चीज है, तो आप इसका जवाब दे सकते हैं। नेक्स्ट, तो हमारे पास ये चीज आपके पास जो है मटेरियल के ऊपर डिपेंडेंट है कि आपके मटेरियल की प्रॉपर्टी क्या। नेक्स्ट हमारे पास यहां पर आ जाती है बच्चे द इंपॉर्टेंट टॉपिक, स्ट्रेस एंड द स्ट्रेन कर्व। द स्ट्रेस एंड द स्ट्रेन कर्व, ये अब हमारे पास इसका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, द इम्पॉर्टेंट टॉपिक। और ये अगर आपके पास स्कूल के अंदर लिखने वाले एग्जाम में आए तो कितने मार्क्स का आएगा, 5 मार्क्स का। द स्ट्रेस एंड द स्ट्रेन कर्व, द स्ट्रेस एंड द स्ट्रेन कर्व। और बच्चा हम इसके अंदर से इसको बोल देते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ द यंग्स मॉडुलस, और ये डिटर्मिनेशन ऑफ यंग्स मॉडुलस के काम भी आता है। दिस इज आल्सो यूज्ड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द यंग्स मॉडुलस। अब काम कैसे होता है, हमारे पास यहाँ पर एक सपोर्ट सिस्टम को बनाया जाता है, ये हमारे पास एक सपोर्ट सिस्टम है। इस सपोर्ट सिस्टम के साथ हम एक वायर को हैंग कर देते हैं, यहाँ पर हम इसके साथ एक वायर को हैंग कर देते हैं। ये वायर बच्चे हमने यहाँ पर हैंग कर दी इस तरीके से, ये वायर हमने इसके साथ यहाँ पर हैंग कर दी। वायर के एंड पॉइंट के ऊपर भी हम वायर के एंड पॉइंट के ऊपर भी एक हुक लगा देते हैं, और उस हुक के नीचे हमारे पास यहाँ पर एक आपके पास बास्केट टाइप है। ये बास्केट है, आप बच्चे कटोरी मान लीजिए, जिसके अंदर हम बाहर से वेट को लगाएंगे। ये एक वायर है जिसकी हमारे पास एक लेंथ एल के बराबर है। इसके जस्ट पैरेलल के अंदर हम क्या लगा देते हैं, एक मीटर स्केल को लगा देते हैं। ये हमारे पास एक मीटर स्केल, यह हमारे पास यहाँ पर एक मीटर स्केल है जो कि हम इसके साथ पैरेलल में लगा देते हैं। इस मीटर स्केल के साथ ही हम माइक्रोस्कोप को भी लगा देते हैं। माइक्रोस्कोप को क्यों लगा देते हैं, ताकि हम इस वायर के अंदर होने वाले छोटे से छोटे जो नेक डाई से चेंज आपको नजर नहीं आता है, वो चेंज आप यहाँ पर ऑब्जर्व कर सके, वो हम ऑब्जर्व कर सके। तो ये मेरे पास यहाँ पर एक वायर आ गई। ये वायर बच्चा हमारे पास एक सीलिंग से जुड़ी हुई है आपके पास, तो यह हमारे पास एक सीलिंग से जुड़ी हुई है। और यह हमारे पास एक पैन है, और इस पैन के अंदर हम वेट को डालेंगे, और यहाँ पर हमारे पास ये क्या चीज आ गई, वी हैव अ मीटर स्केल। मेरे पास यहाँ पर एक मीटर स्केल, और इसको मेजर करने के लिए यहाँ पर हम माइक्रोस्कोप लगाते हैं। और ये कोई बात गप नहीं है, रीजन है कि ये एक्सपेरिमेंट मैंने बीएससी के अंदर किया हुआ है, और ये एक्सपेरिमेंट काफी टाइम लेता है, मतलब कि लिटरली ये एक्सपेरिमेंट काफी टाइम लेता है जब आप इसको लेबोरेटरी के अंदर परफॉर्म करते हो।
अब इसमें करना क्या होता है, देखिएगा बड़ा सिंपल सा चीज। ये जो पेन है बच्चे, इसके ऊपर हम अलग अलग तरीके से वेट डालने शुरू करते हैं। मेरे पास अलग अलग वेट है, जैसे कि 1 ग्राम का वेट हो गया, फिर बच्चा हमारे पास 2 ग्राम का वेट हो गया, फिर मेरे पास 3 ग्राम का वेट हो गया, एंड सो ऑन। बहुत अलग अलग तरीके के वेट मैंने यहाँ पे रखे। मैं करता क्या, पहले इसके अंदर 1 ग्राम का वेट डालता हूँ, फिर मैं वेट करता हूँ। किस चीज के वेट, कि क्या इस 1 ग्राम के वेट से इस वायर के अंदर कोई चेंज आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और फिर मैं उस 1 ग्राम के वेट को हटा लेता हूँ। फिर मैं वेट करता हूँ कि जो चेंज आपके पास आया था वायर के अंदर, क्या वो अपने आप को रिस्टोर कर पाए, क्या वो अपनी ओरिजिनल शेप में आ पाए, क्या जो स्ट्रेन डेवलप हुआ वो 0 हो गया स्ट्रेस की वजह से। तो मैं वेट करता हूँ। फिर नेक्स्ट टाइम मैं 2 ग्राम का वेट डालता हूँ बढ़ाकर, फिर वही काम, 10 मिनट वेट करो, 10 मिनट फिर बाद में वेट करो, कि 10 मिनट वेट करो वायर की एक्सटेंशन के लिए, और फिर 10 से 15 मिनट वेट करो कि जो वायर है बच्चे वो अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाए। अगर वो ओरिजिनल शेप में आ जाती है, हम वेट करते हैं, उसके बाद अब हम 2 ग्राम के बजाय कौन सा वेट डालेंगे, 3 ग्राम। अब जरूरी नहीं कि 3, 3.5 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, डिपेंड करता है। और हम बार बार वेट को इंक्रीज करते हैं, हटाते हैं, सब ऑब्जर्वेशन करते हैं। पहले हम वेट डालते हैं, वेट करते हैं कि वायर के अंदर कोई चेंज आ जाए, फिर हम वेट हटाते हैं, फिर हम वेट करते हैं कि वायर अपनी ओरिजिनल लेंथ के ऊपर आ जाए, फिर हम वेट इंक्रीज करके डालते हैं, और ये हम करते रहते हैं। और ये हम कब तक करते रहते हैं, जब तक कि ये वायर 2 हिस्सों में ब्रेक ना हो जाए, जब तक ये वायर टूट नहीं जाती है, मतलब कि ये वायर कहीं से बीच में ब्रेक नहीं हो जाती है, तब तक अब हम, या ब्रेक होने की कंडीशन में नहीं आ जाती है। वायर जब ब्रेक होने लगती है, कहीं से पतली होने लग जाती है, तब तक हम इसमें बाहर से वेट डालते रहते हैं और ऑब्जर्वेशन करते रहते हैं। और हमारे पास इससे रिलेटेड जो ग्राफ आपके पास तैयार होता है, उसको हम कौन सा कर्व बोलते हैं, स्ट्रेस और स्ट्रेन कर्व। और पूरे 5 मार्क्स आपको इस बात के मिलेंगे कि क्या आप ये स्ट्रेस और स्ट्रेन कर्व बता पाए इस वायर के लिए। जैसे ये हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाता है, स्ट्रेस, यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाता है, स्ट्रेन आ जाता है। तो वी हैव द स्ट्रेस, और दूसरी तरफ मेरे पास स्ट्रेन है। ये ग्राफ हमारे पास इस तरीके से आपके पास जाता है, ये ग्राफ ऐसे, और ये ग्राफ इस तरीके से यहाँ पर चला जाता है। क्या ये ग्राफ की शेप यूनिक है, देखो थोड़े बहुत चेंजेस के साथ साथ, जैसे हम सबके अगर हम फेस पे देखें तो नाक भी है, आंखें भी और कान भी है, और बच्चे सभी के फेस पे ये चीज है, लेकिन क्या सबकी नाक एक जैसी है, तो आंसर है नहीं, लेकिन फंक्शन एक ही है। और बच्चे सबके कान, सबके होंठ, सबकी आंखें सेम है, आईब्रो सेम है, तो बोले नहीं, थोड़ा बहुत बच्चे आपके पास सिमिलैरिटी हो सकती है, लेकिन ये चीजें बिल्कुल अलग अलग है, लेकिन फंक्शन सबका सेम है। मतलब अगर आप किसी और मटेरियल के लिए ये स्ट्रेस और स्ट्रेन का ग्राफ बनाओगे, तो शेप तो बच्चे आपको वैसे की वैसी ही मिलेगी, नो डाउट, शेप आपको वैसे की वैसी मिलेगी, लेकिन बच्चे थोड़ी बहुत वेरिएशन हो सकती है। हो सकता है हमारे पास किसी के लिए आपके पास ये वाला पॉइंट यहाँ पर ना रुक के थोड़ा सा नीचे आ जाए, हो सकता है बच्चा हमारे पास कि यहाँ पर ये जो वायर है थोड़ी सी ऊपर की तरफ हो, थोड़ी सी नीचे की तरफ हो, ये वाला पॉइंट थोड़ा ऊपर और नीचे, सिमिलैरिटी होगी बच्चे हमारे पास, लेकिन कुछ डिस्टिंग्विश आपके पास यहाँ पर मार्किंग्स होंगी जो कि डिफरेंट हो सकती है, जो एक दूसरे से अलग कर जाती है। हमारे पास ये ग्राफ की शुरुआत कहाँ से होती है, ओ पॉइंट से। इस ओ पॉइंट के बाद जो ग्राफ है वो आपके पास किस में चल रहा है, बताओ शाबाश, स्ट्रेट लाइन में चल रहा है। ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन के अंदर ग्राफ चल रहा है। इसका मतलब क्या, जरा ध्यान से देखो, हमारे पास इसका मतलब है कि जितना हमारे पास स्ट्रेन प्रोड्यूस हो रहा है, उतना बच्चा हमारे पास क्या डेवलप हो रहा है, स्ट्रेस। जितना बच्चा हमारे पास स्ट्रेन डेवलप हो रहा है, उतना हमारे पास यहाँ पर क्या डेवलप हो रहा है, स्ट्रेस। तो इस चीज को आप क्या बोलते हैं, नंबर वन बच्चा हमारे पास यहाँ पर आ जाता है ओ ए रीजन। इस ओ ए रीजन को हम कौन सा रीजन बोलते हैं, शाबाश बता दो बच्चे, प्रोपोर्शनल रीजन। हम इसको प्रोपोर्शनल रीजन क्यों बोलते हैं, शाबाश बताओ, क्योंकि यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, द स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, दोनों के दोनों आपके पास प्रोपोर्शनल।
जितना आप बॉडी के अंदर स्ट्रेन डेवलप कर रहे हो उसी प्रपोर्शन के अंदर स्ट्रेस डेवलप हो रहा है, यानी कि बड़ा स्ट्रेन बड़ा स्ट्रेस, छोटा स्ट्रेन छोटा स्ट्रेस, प्रपोर्शनल। पर ये प्रपोर्शनल रीजन सिर्फ O से लेके A तक है, यहीं तक आपके पास स्ट्रेट लाइन है, यहीं तक आपके पास स्ट्रेट लाइन है। मैं और यहाँ पर लिख देता हूँ। नंबर 1, अगर मैं आपको बोलूं इस आपके पास रीजन की इंपॉर्टेंस क्या है, पता है क्या इंपॉर्टेंस है बच्चे? इसकी इंपॉर्टेंस है आपके पास यंग्स मॉडुलस, इसकी इंपॉर्टेंस है हमारे पास यहाँ पर यंग्स मॉडुलस। क्या आपके पास यंग्स मॉडुलस इज डिटरमाइन, यहाँ पर यंग्स मॉडुलस जो है वो हम डिटरमाइन कर सकते हैं किसके हेल्प से? प्रोपोर्शनल रीजन के हेल्प से। अब हम बात करते हैं यहाँ पर एनसीईआरटी की। एनसीईआरटी हमारे पास एक क्वेश्चन पूछती है, और क्वेश्चन क्या है ध्यान से समझना। मेरे पास यहाँ पर स्ट्रेस है और हमारे पास यहाँ पर स्ट्रेन है। क्वेश्चन है बच्चे ध्यान से समझना, मेरे पास यहाँ पर एक मटेरियल के लिए आपके पास कर्व ऐसे बन रहा है और दूसरे मटेरियल के लिए कर्व ऐसे बन रहा है। हमारे पास है ये मटेरियल ए है और ये मटेरियल बी है। फोकस करना, मेरे पास यहाँ पर एंगल आ गया 45 डिग्री और मेरे पास ये एंगल आ गया 60 डिग्री। टीचर बोलता है इन दोनों के यंग्स मॉडुलस की रेशियो बतानी, यंग्स मॉडुलस की रेशियो बतानी। बताओ कैसे बताओगे आप यंग्स मॉडुलस की रेशियो? तो हमारे पास कोई बच्चा बता सकता है यंग्स मॉडुलस ऑफ ए किसके बराबर हो जाएगा? टेंजेंट ऑफ 60 डिग्री। और बी आपके पास किसके बराबर हो जाएगा? टेंजेंट ऑफ 45 डिग्री। अब बताओ रेशियो कैसे बताओगे आप? यंग्स मॉडुलस ऑफ ए टू यंग्स मॉडुलस ऑफ बी। तो टेंजेंट ऑफ 60, तो टेंजेंट ऑफ 60 बच्चा हमारे पास किसके बराबर आ जाता है? दिस इज रूट ऑफ 3 और टेंजेंट ऑफ 45 ये 1। तो देयरफॉर रेशियो कितने के बराबर है? √3:1। टीचर ये भी पूछ सकता है कि हमारे पास यंग्स मॉडुलस किसका बड़ा है? ए का। विच इज मोर इलास्टिक, ए और बी? विच इज मोर इलास्टिक, ए और बी? Which is more A? So A is more elastic than B. यही क्वेश्चन आएंगे, A is more elastic than B। ठीक, सो हमारे पास यहाँ पर A is more elastic than B। अब नेक्स्ट वन बेटा, मैंने जो आज आपको यहाँ पर शुरुआत के अंदर बोला था उसके ऊपर फोकस करना, क्योंकि मैंने आपको सारी चीजें बता दी हैं। इफ यू वांट एनी चेंजेस इन द प्लान देन डू कॉन्टेक्ट मी, मेरे से बात करिएगा ताकि हम उस पर बात करें। सजेशन जो भी वेडनेसडे को टेस्ट होगा, टेस्ट क्लास के टाइम के ऊपर नहीं होगा, ठीक है। अगर मान लिया जाए कि कोई बच्चा ये कहता है कि सर आपने, हाँ सिमरत बोलो, शाबाश सर ये ग्राफ रिपीट कर दो। कैसे, कौन से वाला ग्राफ बच्चे? सर ये स्ट्रेस एंड स्ट्रेन वाला। ऊपर वाला कि नीचे वाला बच्चे? ऊपर वाला। बेटा ऊपर वाला तो अभी डिस्कस करने के लिए बहुत कुछ चीजें, हमारे पास टाइम की कमी है सिमरत, ठीक है बेटा, ये बात समझ लो। इस ग्राफ का अभी तक सिर्फ मैंने आपको एक ही पोर्शन करवाया। कौन सा करवाया बच्चे आपके पास? OA। इसके बाद और भी कई रीजन्स हैं इसके अंदर से, तो 5 मार्क्स का इतना एक लाइन में थोड़ी ना खत्म हो जाएगा, अभी तो एक कराया, टाइम की कमी है हमारे पास, तो हम इसको नेक्स्ट टाइम जरूर करेंगे बच्चे। तो OA, फिर भी तूने क्वेश्चन पूछा तो मैं बता देता हूँ। इस ग्राफ के अंदर बहुत सारे रीजन्स बनते हैं। इस ग्राफ के अंदर ये ग्राफ ऐसा ही बनता है। अब इस ग्राफ को बच्चा, अगर कोई बच्चा बोलता है कि सर ये ग्राफ ऐसा क्यों, क्योंकि मैं फिर आपको बोलूंगा चलो यार आप ऐसा करो, एक एक्सपेरिमेंट करके देखो, तो इस एक्सपेरिमेंट से ये ग्राफ बनता है। ये एक एक्सपेरिमेंटल ग्राफ है, यानी कि लैब के अंदर जब आप काम करते हो तो ये ग्राफ तैयार होता है, और इसी वजह से इस ग्राफ को माइंड में रखना बहुत जरूरी है। जैसे कि अगर कोई पर्सन आपको बोलता है कि कैसी नाक होती है, तो आप बोलोगे इस तेरी तरह उसके जो है नाक होगी उसके फेस पे। आईज कैसे होती है? जैसे तेरी आंखें, क्या सेम ऐसी आंखें होंगी? नहीं, थोड़ी सी अलग होगी पर होगी ऐसी, काम यही करेगी, देखेगा। लिप्स कैसे होते हैं? ऐसे। दांत कैसे होते हैं? जैसे तेरे। और दांत क्या ऐसे दांत है? बोलो थोड़े बहुत तेरे जैसे होंगे लेकिन फंक्शन एक ही है। तो हर ग्राफ, स्ट्रेस और स्ट्रेन कर्व का किसी भी वायर के लिए जो ग्राफ बनता है वो बच्चा हमारे पास ऐसा ही बनता है बच्चे। और याद रखना इसका बेसिक पर्पस जो होता है वो पहला तो बच्चे आपके पास क्या होता है कि आप यंग्स मॉडुलस निकाल कर बताएं। और इस ग्राफ का पहला रीजन जो आपके पास है वो कौन सा रीजन है आपके पास? प्रोपोर्शनल रीजन।
आप बाहर से फोर्स लगा रहे हो, मॉलिक्यूल्स एटम्स दूर जा रहे हैं और बाद में वो अपने आप को रिस्टोर कर रहे हैं, बाद में अपने आप को रिस्टोर कर रहे हैं। तो जितना आप इसमें स्ट्रेन डेवलप कर रहे हो सिमरत, उतना इसके अंदर क्या डेवलप हो रहा है, स्ट्रेस डेवलप होता है। जितना स्ट्रेन उतना स्ट्रेस, जितना स्ट्रेन उतना स्ट्रेस, ये डेवलप हो रहा है। और इस वजह से हमारे पास ये रीजन प्रोपोर्शनल है और इस रीजन के अंदर ग्राफ क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन। और स्ट्रेट लाइन की जो स्लोप होगी सिमरत, वो तुझे क्या देगी, शाबाश बता, यंग्स मॉडुलस। और ये ग्राफ माइंड के अंदर रहना चाहिए कि ये ग्राफ ऐसा ही बनता है, लहर। चलो अब हम इसको नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू करेंगे और आप इसको पढ़ लीजिएगा। कोई दिक्कत आए तो मुझसे जरूर डिस्कस करेंगे। चलिए बच्चे, ओके बाय बाय, टेक केयर।